द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका योगदान भारतेंदु के योगदान से अलग है। भारतेंदु महान साहित्यकार भी थे और अपने मंडल के निर्विवाद नेता भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक साहित्यकार के तौर पर उतने सफल नहीं हुए, लेकिन अपने युग के बड़े से बड़े साहित्यकारों के भीतर उन्होंने जिस तरह से भाषाई अनुशासन पैदा किया और साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से बाहर निकालने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, वह हिंदी साहित्य इतिहास में एक विशिष्ट योगदान कहा जा सकता है उनका। उन्होंने कई रचनाकारों को साहित्य रचना के लिए प्रेरित करते हुए साहित्य को गति प्रदान करने में एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। 1900 से 1918 ईस्वी तक की कविता को द्विवेदी युगीन काव्य कहा जाता है। तो चलिए आज इसके विषय में हम लोग विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आधुनिक हिंदी कविता के विकास के इतिहास को अगर विभाजित करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1901 से 1920 तक, छायावाद सन 1921 से 1936 तक, प्रगतिवाद सन 1937 से 1942 तक, प्रयोगवाद 1943 से 1952 तक, नई कविता सन 1953 से 1960 तक और साठोत्तरी कविता 1961 से लेकर आगे। तो भारत में सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, ये तो हम सभी जानते हैं। उस समय कांग्रेस का क्या मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को जनहित कार्य सुझाव देना था। ब्रिटिश शासन ने उनके अनुरूप कार्य करने की आशाएं जगाई और लेकिन उनके अनुरूप कार्य नहीं करने पर पानी फिर गया। इससे राजभक्ति का स्वर जो है वो छिन्न हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि जनमानस में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जो है वो जागृत हो गई। कांग्रेस ने स्वाधीनता को अपना उद्देश्य बनाया और देश में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक शक्तियां जो है वो संगठित होकर के स्वराज का शंखनाद करने लग गई। इस प्रकार राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से आगे साहित्य जो है वो द्विवेदी युग लिखा गया। तो हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी का महत्व इसलिए है कि उन्होंने तत्कालीन साहित्य की रूढ़ियों का विरोध करके साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदान की। उनके समय में 3 प्रकार की रूढ़ियां अपनी जड़ जमाई हुई थी। इससे पहला क्या देखते हैं कि रचनाकारों का एक बड़ा वर्ग इस बात की वकालत कर रहा था कि खड़ी बोली में कविताएं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो लालित्य और माधुर्य ब्रज भाषा में है वो खड़ी बोली में नहीं है। दूसरा कारण क्या था कि श्रृंगार रस, नायिका भेद और उक्ति वैचित्र के अतिरिक्त साहित्य में क्या है जिसे पढ़ने से पाठक को तात्कालिक आनंद मिल सके। तीसरा कारण क्या है कि उस समय काव्य में समस्या पूर्ति की ऐसी अनुगूंज थी कि बहुत से कवि समस्या का सहारा लिए बिना कविता लिख ही नहीं सकते थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन सभी समस्या का हल ढूंढते हुए साहित्यकारों का ऐसा वर्ग तैयार किया जो पुरानी रूढ़िगत काव्य रचनाओं को छोड़ करके खड़ी बोली में नए नए विषयों पर काव्य रचनाएं करने लग गए। इस प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में भारतेंदु के बाद दूसरा महत्वपूर्ण नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। द्विवेदी युग भारतेंदु युग का विस्तार है। 1856 ईस्वी में हिंदी भाषा क्षेत्र पर पूरी तरह अंग्रेजों के आधिपत्य स्थापित करते ही 1857 ईस्वी में उनके विरुद्ध विद्रोह का आग जो है वो भड़क उठी। द्विवेदी युग में स्वाधीनता की मांग और भी तीव्र हो गई। राजनीति के क्षेत्र में घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही थी और राजनीति में उग्रता बढ़ रही थी, लेकिन द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य में यह उग्रता जो है वो पूरी तरह प्रतिबिंबित होती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही थी। तो इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था कि साहित्यकार का मध्यम वर्गीय चरित्र जो एक सीमा तक ही जोखिम उठा सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण यह है कि इस युग के साहित्य को नियंत्रित करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व। तो उनके व्यक्तित्व के अनुसार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उनके संबंध में क्या कहा है कि भावना की वह गहन तन्मयता जो रविंद्रनाथ की कविता के निगूढ़ रहस्य में अंतः तट का दर्शन करा देती है, द्विवेदी जी में नहीं मिलती है।
ना इन्हें कल्पना की वह आकाशगामी गति मिली है जो सदा रवि बाबू के साथ रहती है, लेकिन इन प्रदेशों में निष्पन्न कर्मठ ब्राह्मण की भांति द्विवेदी जी का शुष्क और सात्विक आचार जो है वो साहित्य पर भी अपनी छाप छोड़ गया है, जिसमें ना कल्पना की उच्च उद्भावना है, ना साहित्य की सूक्ष्म दृष्टि, केवल एक शुद्ध प्रेरणा है जो भाषा का भी मार्जन करती है और समय पर सरल और उदात्त भावों का भी सत्कार करती है। तो यह द्विवेदी जी की ही देन है। शुष्कता में व्यंग है, सात्विकता में विनोद है। द्विवेदी जी ने ये में देखा जाए तो ये दोनों ही है। तो उनका व्यक्तित्व ही उनके युग के साहित्य के मूल चरित्र को प्रभावित करता है। तो आगे हम लोग क्या समझेंगे, सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की क्या भूमिका है। ठीक है, तो द्विवेदी जी ने 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों के साहित्य को अनुशासित और निर्देशित किया, और कहा जाता है कि वैसा ना उनसे पहले या उनके बाद कोई ऐसा कर सका है। ठीक है, तो वे सच्चे अर्थों में युग निर्माता थे और यह कार्य उन्होंने सरस्वती के माध्यम से किया। इस पत्रिका का पहला अंक जो था वो जनवरी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहले वर्ष में इसके संपादक कौन कौन थे, तो इसमें देखेंगे श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, रत्नाकर और किशोरीलाल गोस्वामी। अगले वर्ष यानी कि 1900 में प्रथम आया था, तो अगले वर्ष यानी 1901 ईस्वी में केवल श्याम सुंदर दास जो थे वो इसके संपादक रह गए थे, और जनवरी 1903 ईस्वी से द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन संभाला और 1920 ईस्वी तक के बीच में 2 वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो इनका संपादन करते रहे। ठीक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का संस्कार शुरू किया और उन्होंने काव्य रचना के क्षेत्र में काव्य भाषा को परिमार्जित और स्थिर रूप देने का कार्य किया। एक समर्थ आलोचक की भांति उन्होंने कई रचनाकारों की रचना को सुधारा। भाषा को सजाने संवारने का जो काम है उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही किया। मुख्य रूप से उन्होंने भाषा का को देखा जाए तो प्रसाद गुण से युक्त या व्याकरण संबंधी अशुद्धियों से दूर अभिव्यंजना शक्ति से पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया। रचनाकारों ने में देखा जाए तो उन्होंने शब्दा आडंबर के साथ साथ अश्लील और ग्राम शब्दों से बचने का सुझाव दिया, और उन्होंने लेखकों को देशज शब्दों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया। मुहावरों का प्रयोग के साथ साथ स्वाभाविक अलंकारों के प्रयोग के लिए भी प्रेरित किया। द्विवेदी युगीन क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या प्रवृत्तियां हैं इसको समझेंगे। तो द्विवेदी युग के 2 मुख्य काव्य धारा जो है वो प्रभावित हुई थी। पहला है स्वच्छंदतावादी धारा, जिसमें श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे और राम नरेश त्रिपाठी जो हैं ये प्रमुख कवि थे इसके। दूसरा धारा कौन सा है, अनुशासनबद्ध धारा, जिसके प्रणेता स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, कई रचनाकार भी इस काव्य धारा में शामिल हैं। तो अब क्या समझेंगे कि स्वच्छंदतावादी धारा जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो स्वच्छंदतावादी धारा कवि जो हैं वो जगत की सच्चाई पर बल देते हैं। मध्यकाल के कवियों की तरह जगत को निरर्थक नहीं मानते हैं। आधुनिक भावबोध का यह आधारभूत लक्षण जो है इस काव्य धारा की मुख्य उद्घोषणा कहा जा सकता है। तो इसमें श्रीधर पाठक का एक कोटेशन लिख सकते हैं कि जगत है सच्चा, तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये कवि जो है वो प्रेम के स्वच्छंद और रोमानी रूप जो है उसको स्वीकार करते हैं। इन्हें ना तो रीतिवादी किस्म का भोग मूलक प्रेम जो है वो रुचिकर लगता है, ना ही भक्ति काल का वह प्रेम जहाँ प्रेम और भक्ति में कोई अंतर ही नहीं बसता है। ठीक है, तो इनके लिए है प्रेम का अर्थ है भावनाओं में डूबे हुए प्रेम से है, और वह जीवन का साधारण पक्ष न होकर के सार तत्व बन जाता है। तो राम नरेश त्रिपाठी जो है उनका एक पंक्ति यहाँ पे लिख सकते हैं कि गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों हो फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अंशक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम सदैव आलोक। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये कवि जो हैं
ये कवि प्रकृति को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जिस प्रकार पश्चिम के स्वच्छंदतावाद में प्रकृति का बहुत ही अधिक महत्व है, वैसे ही इनके काव्य में भी है। इन्होंने प्रकृति के रोमानी रूप को ही नहीं देखा है, बल्कि किसान की निगाह से भी इसे देखा है। श्रीधर पाठक जो हैं, ये अपनी कविता में क्या लिखते हैं कि बीता कासिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है। ज्वार बाजरा आदि सभी के कट गए, खलियान के काम से किसान निपट गए। ठीक है, ये उदाहरण में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार देखते हैं कि इन कवियों का क्या कहना है कि प्रकृति से दूरी मतलब जीवन से दूरी। तो इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य जो है उस पर भी कविताएं लिखी है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती है। ठीक है, तो स्वच्छंदतावादी कवि जो हैं वे शास्त्रीय नियमों और मर्यादाओं को महत्व नहीं देते हैं। इनके लिए अपने व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति जो है वो ज्यादा मायने रखती है। तो इसमें भी यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं, श्रीधर पाठक का उदाहरण लिख सकते हैं कि लिखो ना लेखनी करो बंद श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ठीक, तो साथ ही भाषा की सहजता जो है वो स्वच्छंदतावाद का एक अनिवार्य लक्षण है। पश्चिम में विलियम वुडवर्ड जो है उसने घोषित रूप से ग्राम्य भाषा को सबसे बेहतर काव्य भाषा बतलाया था। हिंदी के स्वच्छंदतावाद में भाषा का जो द्वंद्व है वो ग्रामीण और शहरी के रूप में ना होकर के ब्रज भाषा और खड़ी बोली के रूप में देखी जाती है। और इस समय ब्रज भाषा को देखा जाए तो किस प्रकार से वो आगे बढ़ते बढ़ते रुकती है, और अधिकांश कवि जो हैं उसमें देखा जाए तो उसका मोह छोड़ भी नहीं पाते हैं इसमें। तो आधुनिक चेतना की समुचित अभिव्यक्ति जो है वो खड़ी बोली में भी संभव है। यही कारण है कि स्वच्छंदतावादी कवियों ने खड़ी बोली का समर्थन किया। और रोचक तत्व यह भी है कि श्रीधर पाठक खुद ठेठ ब्रज क्षेत्र के थे, लेकिन तभी वे खड़ी बोली के आरंभिक समर्थकों में सबसे पहले आते थे। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्योंकि दूसरी धारा अनुशासनबद्ध काव्य धारा। ठीक है, तो द्विवेदी युग की दूसरी धारा ये अनुशासन काव्य धारा है, जिसमें स्वच्छंदतावाद में परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि अनुशासनबद्ध धारा में नए प्रतिमान बनाने की बात कही गई है। द्विवेदी युगीन काव्य मुख्य रूप से अनुशासनबद्ध काव्य धारा का मूल स्वर जो है वो नवजागरण से जुड़ा हुआ है। नवजागरण भारतेंदु युग की भी एक मूल चिंताओं में शामिल था, लेकिन दोनों युगों की चिंताओं का स्तर जो है वो अलग है। भारतेंदु युग की मूल चिंता क्या थी कि राजनीति और आर्थिक थी, जबकि द्विवेदी युग की मूल चिंता क्या है वो सांस्कृतिक हो गई है। तो यहाँ पर एक गंभीर आत्ममंथन हुआ और तत्कालीन समस्याओं पर आधुनिक चिंतन पद्धति से विचार विमर्श करने का प्रयास किया गया है। तो अनुशासनबद्ध काव्य धारा जो है इसके अंतर्गत भावगत विशेषताएं जो है तो इसमें क्या क्या देख सकते हैं कि समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, फिर साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया गया। इसमें उदाहरण लिख सकते हैं गुप्त जी का कि केवल मनोरंजन ना केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, तो इसमें क्या देखते हैं कि इस दौर में ना सिर्फ कांग्रेस ने स्वराज की अवधारणा दी, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण जो था वो भी संपन्न हुआ, जिसमें कई देशभक्त वीरों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत भारती की रचना भी इसी दौर में हुई, जिसने हमारी राष्ट्रीयता को स्पष्ट चेहरा प्रदान किया। इसके बाद देखते हैं विषयों का वैविध्य, तो इसका क्या अर्थ हुआ इसको समझेंगे। तो द्विवेदी युग में देखा जाए तो विषयों का अधिक विस्तार किया गया। द्विवेदी जी का मत था कि कविता का विषय जो है वो मनोरंजक और उद्देश्यपरक होना चाहिए। यमुना के किनारे कैलिक कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, उनका यही कहना था कि चींटी से लेकर हाथी प्रयत्न पशु, भिक्षु से लेकर के राजा प्रयत्न मनुष्य, बिंदु से लेकर के समुद्र प्रयत्न जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविताएं हो सकती है। इसीलिए यह कविता कृषक, राजा, मजदूर, साधु, बालक इन विषयों को समेटती है। तो इस युग में पहली बार प्रकृति भी स्वतंत्र विषय बन करके आई। तो प्रिय प्रवास जो है इसे
खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है, जिसकी शुरुआत प्रकृति चित्रण से होती है। तो इसमें उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ठीक, तो इसी प्रकार हम देखते हैं, ये है हरिओत जी का। इसके बाद देखते हैं आधुनिकता का बोध। तो हिंदी साहित्य में देखा जाए तो आधुनिक काल जो है वो भारतेंदु जी के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिकता का स्वरूप द्विवेदी युग में गंभीर होने लग गया था। ईश्वर के स्थान पे मनुष्य और उसके जगत को महत्व मिलना आधुनिकता की पहली पहचान देख सकते हैं। इसके अलावा आस्था के स्थान पर तर्क और विश्लेषण की भूमिका भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या देख सकते हैं कि इस युग में पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। और इसमें कि देखते हैं कि प्रिय प्रवास में कृष्ण जो है वो ब्रह्म नहीं है और न ही राधा जो है वो वियोगिनी है। तो कृष्ण इसमें महापुरुष है और राधा समाज सेवा का व्रत धारण करती है। तो और क्या कहती है, प्यारे जीवे जग हित करे गे चाहे ना आवे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिकता का अगर रूप देखते हैं तो इसमें नारी का स्थान भी देखा जाए इसमें तो इसमें नारी का स्थान बढ़ने लग गया था। इसमें एक उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि उनके प्रति सम्मान में कि अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो इतिहास ने जिन नारी पात्रों को उपेक्षित कर दिया था, द्विवेदी युग के कवियों ने अपने काव्यों में नायिका को स्थान दे करके अंधेरे से बाहर निकालना और नए सिरे से उनका मूल्यांकन किया। तो साथ ही हम देखते हैं कि उदाहरण में कि नर जाति की जननी तथा सुख शांति की स्रोत सती, हा देव नारी जाति की कैसी यहाँ है दुर्गति। ठीक, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, कृष्ण की जो प्रेयसी है राधा और बुद्ध की पत्नी यशोधरा ऐसी प्रमुख नारियां हैं जिन्हें इस काल में पहली बार न्यायोचित बर्ताव मिला है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत का नवम सर्ग जो है उसमें उन्होंने उर्मिला को उन्होंने समर्पित किया है। यशोधरा नाम से एक स्वतंत्र काव्य रचा। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में राधा को एक नया व्यक्तित्व प्रदान किया है। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा जो है उसमें गुप्त जी क्या कहलवाते हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर के जाते, कह क्या वे मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं उदाहरण में। तो शिल्पगत विशेषताएं देखते हैं, फिर आगे हम इसको समझते हैं। तो शिल्पगत विशेषताएं में देखेंगे भाषा। तो इस समय तक यानी द्विवेदी युग तक भाषा का द्वैत जो था वो समाप्त हो चुका था। इनके युग में गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली हो चुकी थी। पंडित गौरी दत्त, बाबू श्याम सुंदर दास, अयोध्या प्रसाद खत्री इस आंदोलन के प्रमुख थे। तो इसमें देखते हैं कि हरिऔध जी जो हैं, अयोध्या सिंह हरिऔध, वो प्रिय प्रवास की भूमिका में लिखते हैं कि यदि खड़ी बोली में कांतता और मधुरता नहीं आई तो यह मेरी बुद्धि, विद्या और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। इसी प्रकार देखते हैं छंद। तो यहाँ देखा जाए तो मध्यकालीन छंदों के स्थान पर संस्कृत के वर्णित छंदों का प्रयोग किया गया है। साथ ही दोहे भी लिखे गए हैं। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद जो है वो हरिगीतिका है। तुकांतता पे बल दिया गया है इसमें। काव्य रूप में हम देखते हैं कि प्रायः प्रबंध का भी लिखे गए हैं, मुक्तक कम लिखे गए हैं इसमें। अब समझेंगे हम लोग द्विवेदी युगीन भाषा की क्या विशेषताएं थी और द्विवेदी युगीन कविताएं जो है इसको भी समझेंगे। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध से 20वीं सदी के आरंभ तक का जो समय है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में भाषा के विकास में अगर देखा जाए तो एक विवाद का युग रहा था वो। और इस विवाद का जो एक छोर है वो ब्रज भाषा है, दूसरा छोर क्या है, खड़ी बोली है। तो रीति काल में ब्रज भाषा जो है वो अपनी कोमल कांत पदावली के साथ साथ चरम कलात्मकता के कारण काव्य क्षेत्र में मजबूती के साथ स्थापित हो चुकी थी। भारतेंदु युग के लेखक आधुनिकता और नव जागरण की शक्तियों को पहचानने के कारण गद्य में खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो शुरू कर चुके थे।
तो 1909 ईस्वी में कविता कला की भूमिका में द्विवेदी जी ने यह आशा व्यक्त की थी कि बहुत संभव है कि किसी समय हिंदी गद्य और पद्य की भाषा एक ही हो जाए। तो यह देखा जाए तो कि उनकी यह जो आशा थी वह जल्दी ही पूर्ण हो गई कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ही कविता की भाषा में के रूप में देखा जाए तो ब्रज भाषा जो वो पिछड़ रही थी। इसका प्रमाण यह देखते हैं कि इस दशक में ब्रज भाषा की केवल 8 पुस्तकें प्रकाशित की गई, जबकि खड़ी बोली की देखा जाए तो 17 पुस्तकें प्रकाशित की गई। फिर भी द्विवेदी युग में ब्रज भाषा में लिखी गई कविताएं अपना अस्तित्व बनाए रखी। तो अब समझेंगे कि ब्रज भाषा की कविताएं जो है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कवि थे, इसमें इस युग के कवि कौन कौन से थे। तो इसमें हम देखते हैं श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शंकर शर्मा, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरदयालु सिंह, सत्यनारायण कविरत्न, ये सब कवि थे इसमें ब्रज भाषा में लिखते थे। तो लेकिन अगर देखा जाए इसमें तो इसमें रत्नाकर कविरत्न और के साथ हरदयालु सिंह को छोड़ करके जितने भी कवि हैं वे सब दो रंगी कवि थे। जो ब्रज भाषा में तो श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिमाटी की कविताएं जो हैं वो कवित सवैया या गेय पदों में को करते हुए आए थे, और खड़ी बोली में देखा जाए तो उसको भी लेके चलते थे साथ साथ। तो इनमें से ब्रज के प्रति एकांत समर्पित थे जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न ने ब्रज भाषा काव्य में वैशिष्ट्य प्राप्त किए। रत्नाकर की ब्रज भाषा कविता का चरम उत्कर्ष उद्भव शतक में विद्यमान है। किसमें है? उद्भव शतक में। इसका विषय क्या है? भाषा, विषय, शैली तीनों में देखा जाए तो इसमें ये परंपरागत है। ये फिर भी इसमें ऐसा कुछ है जो ताजगी का आभास देता है और आज भी आकर्षित करता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि उद्धव शतक में ऐसे अनेक छंद हैं जिनमें गोपियों की हास्य व्यंग्यशीलता, बौद्धिक प्रखरता, गंभीरता और तटस्थता, संतुलन, ये सब प्रवृत्तियां एक साथ मिलती है। तो इसमें एक उदाहरण लिख सकते हैं, और हूँ उपाय केते सहज सुदंग उठो, सांस रोकवे को कहा जो की कुढंग है। तो इस प्रकार से कुटिल कटारी है, अटारी है अति, जमुना तरंग है, तिहारो सत्संग है। ये उदाहरण में देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो रत्नाकर ने 2 कवित्त खड़ी बोली लिखे थे, लेकिन सत्यनारायण जो है वो कवि रत्न ने अपनी संपूर्ण कविता जो है वो ब्रज भाषा में लिखी। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे खड़ी बोली की कविताएं। तो द्विवेदी युग की हिंदी कविता को सबसे बड़ी देन खड़ी बोली के रूप में कविता के माध्यम से भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना है। खड़ी बोली में दो रंगी कवियों की कविताओं का महत्व जो है वो अवश्य देखा गया है, लेकिन उनके अधिक महत्व उन कविताओं का है जो इसी युग की उपज है और जिन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखी। ऐसे कवियों में मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, राम चरण उपाध्याय और मुकुटधर पांडे, ये सब विशेष रूप से इसमें उल्लेखनीय हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो हैं वो अपने आप में ही एक वर्ग कहा जा सकता है उनको। तो द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से भी पथ प्रदर्शन का भी काम किया और उन्होंने अपने युग के कवियों को गद्य के माध्यम से ही नहीं बल्कि पद्य के माध्यम से भी नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा दी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हिंदी कविता से रीतिकालीन विशेषण को जो है वो भी दूर हुआ और कवि तमाम नए विषयों पर कविता लिखने लग गए। द्विवेदी युगीन कविता की मूल प्रवृत्ति क्या थी? राष्ट्रीयता की भावना, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को प्रस्तुत करती थी। तो यहाँ पे एक हम लोग भारत भारती का उदाहरण लिख सकते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ठीक, तो इसी प्रकार इस युग का कवि जो है जब अपने अतीत की ओर देखता है तो उसे गर्व होता है और वह अनुभव करता है कि भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। तो इसमें और एक उदाहरण लिख सकते हैं भारत भारती से, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही भारत का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में का कोई और है,
भगवान की भभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नव सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अतीत के प्रति जो यह गर्व की भावना वो भारतेंदु युग के कवि ने भी अनुभव की थी और द्विवेदी युग में इस भावना में अधिक प्रखरता आ गई थी। तो यहाँ देखते हैं कि सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य अपने हाथों में ले लिया और 1920 तक बड़े परिश्रम और लगन से इनमें काम किया। खड़ी बोली हिंदी भाषा को परिष्कृत परिमार्जित करने में सरस्वती ने विशेष योगदान दिया। द्विवेदी जी ने अपने समय के कवियों की नवीन भावबोध से संबंधित कविताओं को सरस्वती में स्थान देकर के उन्हें काव्य रचनाओं के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया। इस प्रकार यह एक साहित्यिक अनुशासनात्मक पत्रिका थी जिसके माध्यम से व्याकरण, छंद, विषय और काव्य रूप जो है उन सब की मर्यादा निर्धारित की गई इसमें। तो अब क्या हम देखेंगे कि यह प्रश्न उठता है कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली का तीव्र विकास क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। चलिए कुछ कारण जो है इसको जानते हैं। तो द्विवेदी युग में खड़ी बोली का जो विकास हुआ इसके क्या क्या कारण है। तो इसमें पहला कारण क्या है कि इस काल में उपन्यास और कहानी विधाओं का विकास हो गया और उपन्यास की शुरुआत भारतेंदु युग में हो चुकी थी, लेकिन तीव्र विकास जो हुआ वो द्विवेदी युग में हुआ। कहानी का आरंभ ही इस काल में हुआ और इसके अलावा कथा साहित्य में प्रेमचंद का आगमन के साथ साथ निबंध साहित्य में आचार्य शुक्ल का आगमन हिंदी गद्य के साथ साथ खड़ी बोली के विकास का भी महत्वपूर्ण कारण था। ठीक, पहला ये कारण हो सकता है। दूसरा क्या है कि खड़ी बोली के व्याकरण तैयार होने से उसे भाषा के रूप में अकादमिक मान्यता मिलने लग गई और विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन और अध्यापन की पृष्ठभूमि तैयार की गई। इसके बाद देखते हैं तीसरा कारण कि पत्रकारिता इस काल में नवजागरण का केंद्रीय माध्यम बन चुकी थी और पत्रकारिता के लिए खड़ी बोली जो है वो ब्रज भाषा की तुलना में अधिक अनुकूल थी। तो सामाजिक सुधार आंदोलनों और ईसाई मिशनरियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए खड़ी बोली को ही चुना था, क्योंकि यही भाषा जो है पूरे हिंदी प्रदेश में संवाद के लिए भूमिका निभा रही थी। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं और क्या कारण हो सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ उनके द्वारा संपादित पुस्तिका सरस्वती रही थी, जो हम लोग पहले भी जान चुके हैं। उन्होंने न केवल खड़ी बोली का समर्थन किया बल्कि उनके व्याकरणगत शुद्धता जो है उसके साथ साथ हमेशा प्रयास जो है वो आगे बढ़ता रहा। भारतेंदु युग में खड़ी बोली के भीतर कुछ अमानक प्रयोग चल रहे थे, जैसे इसमें उसमें उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चल रहे थे। द्विवेदी जी ने ऐसे प्रयोग का बहिष्कार किया और खड़ी बोली और हिंदी के मानकीकरण का पहला ठोस प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी ने इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ठीक, द्विवेदिक युगीन बौद्धिकता में इस काल को इतिवृत्तात्मक और गद्यात्मक बनाया, इसको समझेंगे। तो सौंदर्य चित्रण तक में यह प्रवृत्ति जो है वो विद्यमान है। सौंदर्य चाहे स्त्री का हो या प्रकृति का हो या किसी भाव का हो, कवि कुछ चीजों के नाम गिना देने या कुछ तथ्यों का उल्लेख कर देने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझता है। हरियोध प्रिय प्रवास में ब्रज की प्रवृत्ति के चित्रण के प्रसंग में जम्बू, अम्ब, कदम, नींब, फलसा, आंवला, लीची, नारियल, इमली, इस प्रकार जो है न जाने कितने नाम गिनाते हैं, लेकिन कबीर को भूल जाते हैं। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे जो जैसे कवि हैं, इसके अपवाद भी हैं कि उन्होंने नव निरीक्षित प्रकृति के सुंदर सजीव चित्र भी अंकित किए हैं। द्विवेदी युग में गद्यात्मकता जो है उसकी कितनी अधिकता थी, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि किस प्रकार पद को अपनी ओर से एक शब्द जोड़े बिना भी सहज गद्य में बदला जा सकता है। तो प्रिय प्रवास का ही पहला छंद एक है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला,
तरु शिखा पर भी अब राज थी कमलिनी कुल दलों की प्रभा। तो इस गद्य रूप में हम देख रहे हैं, तो इसको अब पढ़ा जाए तो दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला था, अब तरु शिखर पर कमलिनी कुल बल्लभ की प्रजा राजती थी। तो कविता में इससे ज्यादा गद्यात्मकता क्या हो सकती है कि यहाँ पर गद्यात्मकता जो है वो भाषा की नहीं है बल्कि अनुभव की है। तो द्विवेदी युगीन कवियों ने काव्य भाषा का स्वरूप जो है वो स्थिर करके आगे चल करके अधिक मधुर और अधिक कलात्मक रूप के साथ साथ अधिक व्यंजनात्मक बनाने का कार्य जो है वो छायावादी कवियों का कार्य जो है वो उसको उन्होंने सुगम बना दिया। द्विवेदी युगीन कवियों ने छंदों, अलंकारों, काव्य रूपों इन सभी के क्षेत्रों में भी नए नए प्रयोग किए और पुराने छंदों को लोकप्रिय बनाए। हरिगीत का इसका एक सुंदर उदाहरण देख सकते हैं हम लोग। द्विवेदी की संपादन कला क्या है इसको समझेंगे। तो जिस प्रकार भारतेंदु ने कवि वचन सुधा में स्वदेशी जैसे विषयों पर भी लेख लिखे थे, वैसे ही आचार्य द्विवेदी ने सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर भी कलम चलाई। वे एक ओर कालिदास के साहित्यकार सूक्ष्म मूल्यांकन करते हैं, दूसरी ओर अपनी ही अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक संपत्ति शास्त्र के अंश जो हैं उसे भी सरस्वती में छापते हैं। आचार्य द्विवेदी के संपादकीय व्यक्तित्व का दूसरा बड़ा गुण क्या है कि नए नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करने की क्षमता। उन्होंने नए विषयों और नए रचनाकारों दोनों को महत्व दिया और वे मुख्य रूप से क्या कहते हैं कि कविता का विषय जो है वो मनोरंजक और उपदेशपरक होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि द्विवेदी की संपादन कला का तीसरा क्या महत्वपूर्ण पक्ष हो सकता है कि भाषाई अनुशासन। उनके समय में ना सिर्फ ब्रज और खड़ी बोली का द्वैत विद्यमान था, बल्कि खड़ी बोली में ब्रज भाषा की संज्ञाओं और क्रियापदों के विकृत रूप जो थे उसका वो भी विद्यमान थे। तो इसमें उनकी संपादन क्षमता का अंतिम महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने समाज की दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास किया और जन साधारण की दृष्टिकोण से रीतिवादी मानसिकता निकालने के लिए और आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकारों भारतेंदु और तुलसी को बिहारी और देव जैसे कलावादी रचनाकारों से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिए वो। तो इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आचार्य द्विवेदी की संपादकीय क्षमता उन्हें इतना बड़ा पद प्रदान करती है कि पूरे युग का नामकरण उन्हीं के नाम पे करना पड़ता है। उनका व्यक्तित्व प्रसिद्ध अंग्रेजी समीक्षक डॉक्टर जॉनसन के समान है, जो भाषाविद थे, संपादक थे, कविताएं भी लिखते थे। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।